प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ को ख़त्म करते हैं। हमने ये ओम पणि अहोम मणि पद्मे हूँ ये मंत्र की हमने बात की थी। नीचे इसका पूरा अर्थ लिखा हुआ है। इनका बीज मंत्र है, इसका बड़ा महात्म्य है। महात्म्य शब्द की मैंने बात की थी। ये बार बार जो है आपको परेशान कर सकता है। ध्यानपूर्वक इस शब्द को आप लिखेंगे। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है, सही है, उपयुक्त है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इसमें जो छोटी छोटी चोटियाँ हैं, इनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से कहीं अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची है। इसमें कई चोटियाँ 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूँ, न इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ। वह एक बार आलोसर में जो कर लिया था, बस इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। प्रश्न आएगा यहाँ से भी और प्रश्न आएगा इस माने मंत्र से भी। ये ध्यान रखेंगे आप। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि देश और दुनिया के मैदानों से, पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएँ और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, अपनी ईगो को ख़त्म करें, अपने दम्भ को, अहंकार को, घमंड को ख़त्म करें। फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। अहंकार को चूर करने का मतलब इनके ऊपर चढ़ के दिखाना। उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से ही, हिम्मत से ही उनमें प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। ये पंक्ति आएगी क्वेश्चन में। युवक युवतियाँ किलोल करें, शरारतें करें तो यह भी हर्षित हों, खुश हों। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, कष्ट जमा हुआ है, दुख जमा हुआ है, पीड़ा जमी हुई है। वह इस युवा अट्ठास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। ये मैं कह रहा था कि लिखा हुआ है। यह ध्वनि मंत्र है जो ध्यान साधना के लिए प्रयुक्त होता है। बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर ने इस मंत्र का सबसे पहले उच्चारण किया था। इसके उच्चारण से करुणा की उत्पत्ति होती है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, सबसे पहले उच्चारण किसने किया था? ये चित्र जो है आप स्पीति का देख सकते हैं। लाहौल की तरह ही स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है तो अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं वसंत ऋतु कब से कब होती है? तो इन्होंने कहा जून से सितंबर तक। शेष वर्ष शीत ऋतु ही होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड, शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहौल से भी कम दिनों में बीत जाता है। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते, न हरियाली आती है, न वह गंध होती है, सुगंध होती है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ़ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलने लगती हैं। मुंह हाथ जो कुछ खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है, कांटों की तरह चुभती है। इतनी ठंडी हवा होती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। प्रश्न आएगा इस वर्षा से संबंधित। बेटा, मैंने ऋतु से संबंधित बताया, अब वर्षा की बात कर रहा हूँ। बहुत ही कम बारिश होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुँच के परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है? यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। कालिदास की रचना है ये, उसमें से कहीं कुछ लिया हुआ है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामीजनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। यह पावस यहाँ नहीं पहुंचता। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं है।
मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ में पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह यह जानते नहीं कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंगाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियाँ रोती बिलखती हैं, कलपती हैं, परेशान होती हैं, मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं। अगर कालिदास यहाँ आकर कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जो खिलाने वाली, हृदय खिलाने वाली, खुश करने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन को सब साधें पूरी करे, आपके मन की सब साधें पूरी करें, आपके मन की सब इच्छाएं पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी यही पूछेंगे कि ये देवता कौन है, कहाँ रहता है। कौन सा? वर्षा, यानी कि बारिश, बरसात। यहाँ क्यों नहीं आता? स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती है। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है, बंजर रहती है। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं, प्रश्न आएगा यहाँ से बेटा, फसलों से संबंधित। 2 किस्म का जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों में से आ रहे नाले हैं या उन पर बनाए गए कूल हैं। ये नदियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उछाला जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्रोत शब्द ध्यान से देख लीजिए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर यहाँ कोई सब्जी भी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते, इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। स्पीति जो है नंगी और वीरान है, क्योंकि न तो यहाँ कोई विशेष फसल होती है और ना ही कोई यहाँ विशेष पेड़ उगते हैं। पेड़ भी यहाँ विशेष नहीं उगते हैं। इस कारण से स्पीति जो है वो लगभग नंगी और वीरान है। कोई भी यहाँ विशेष जो पेड़ पौधे हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। कोई भी फसल यहाँ नहीं मिलने वाली है। और ध्यान इस बात का रखेंगे आप कि जब आपसे फसल पूछी जाएगी फसल कौन कौन सी हैं होती हैं यहाँ, तो आप जो अपने यहाँ सर्दी के मौसम में होते हैं उनको याद रखें, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा होती है और ठंड वाली फसलें वहाँ होती हैं। तो ये आप वहाँ लिख सकते हैं। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लो तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। उसकी आड़ से देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। जैसे बर्फ़ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं। तुषार का मतलब पाला। जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन होता शंख, दुंगछेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब का सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई है, इसका मतलब सब कुछ अच्छा ही होगा। प्रश्न मैंने 2-3 आपको लिखने के लिए कहे थे। माने की श्रेणियाँ, ये अभी मैंने किया। चौथा क्वेश्चन है, इसकी बात भी अभी हमने की थी। 5वां क्वेश्चन है, उसकी बात भी अभी हमने की थी। वर्षा एक घटना, एक सुखद संयोग है। स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न किस प्रकार से है, ये क्वेश्चन की भी हमने बात की थी। तो इसके क्वेश्चंस जो हैं बाकी मैं आपके पास आज भेज दूंगा। आप सभी क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और साथ ही साथ याद करने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आपका कार्य नोटबुक में कंप्लीट होता है मेरे पास आप सेंड कर दें।